गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैलो एल्केन में विलोपन अभिक्रियाओं की। एलिमिनेशन रिएक्शंस इन हैलो एल्केन बहुत सरल हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये अभिक्रियाएं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए विलोपन, सबसे पहली बात तो हम क्या करें कि विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है लुप्त होना। और जब भी विलोपन अभिक्रिया होती है तो विलोपन अभिक्रिया के दौरान परमाणु समूह का क्या होता है, विलोपन होता है। किसी यौगिक से परमाणु या परमाणुओं का समूह हट जाता है तो उसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। हैलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया होने पर हैलोजन का और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई क्या है, एल्किल हैलाइड CH3CH2Br, Br को मैंने यहाँ लिख दिया इस तरह, और ये जो CH3 है इसको मैंने कर दिया CH2 और एक H लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक, ये है हैलो एल्केन। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड। जब इसमें विलोपन अभिक्रिया होगी तो ये हैलोजन यहाँ से और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है, जिस कार्बन पर हैलोजन उपस्थित है ना उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल में जो कार्बन उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। समझ गए, अल्फा कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है और उसके बगल में जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ से तो हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन विलुप्त होगा। ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, बीटा कार्बन से हटेगा। हाइड्रोजन तो अल्फा पर भी है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हटेगा। इसको आप नोट करेंगे। इस हाइड्रोजन का विलोपन होगा, ये जो बंध है इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे Br पर। तो Br तो माइनस के रूप में और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और इधर भी CH2, एक बॉन्ड पहले से ही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड, तो बन गई एल्कीन। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H+, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, Br-। ठीक है, तो क्या बाहर निकल गया, H+ और Br-। तो ये हो गया विलोपन। क्लियर हो गई बात। यहाँ कौन सा विलोपन होता है, बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, बीटा कार्बन से। ठीक, दूसरी बात, इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। हैलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया के दौरान कौन हट रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन हटते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। वी का मतलब यहाँ हटना है, हाइड्रोजन और हैलोजन का। ठीक है, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है किसमें, हैलो एल्केन में। तो क्लियर हो गई बात। प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर, एल्कीन। यहाँ पर 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड है तो यहाँ क्या प्राप्त हो गई हमें, एथीन। अब एल्किल हैलाइड अगर 3 कार्बन का होता तो यहाँ प्रोपीन। यानी जैसा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होगा वैसा ही हमें एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि विलोपन के दौरान परमाणु समूह का क्या होता है, विलोपन होता है, परमाणु समूह हटता है। अब बात कर रहे हैं हैलो एल्केन।
हैलो एल्केन में विलोपन होता है किसका? एक तो हैलोजन का और एक हाइड्रोजन का। ठीक, हाइड्रोजन कहां से हटता है? बीटा कार्बन से हटता है, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बीटा विलोपन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजन हट रहा है, हैलोजन हट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक, और जब विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है तो बनती है क्या? एल्कीन। समझ में आ गई बात? एल्कीन कौन सी बनेगी? ये डिपेंड करता है यहां हैलो एल्केन पर। अब क्या विलोपन अपने आप हो जाता है? क्या जैसे एल्किल हैलाइड को रख दिया और अपने आप विलोपन हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। विलोपन अभिक्रिया कब होती है? जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है? एल्कोहल के अंदर KOH का सॉल्यूशन बनाया गया है और उसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है हैलो एल्केन को, तो होता है विलोपन। समझ गए? अपने आप विलोपन नहीं होता, इसकी प्रेजेंस में होगा विलोपन, ये ध्यान रखेंगे। यह KOH की जगह NaOH का उपयोग भी किया जा सकता है। एल्कोहलिक KOH का उपयोग कर सकते हैं या एल्कोहलिक NaOH का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ये बात ध्यान रखेंगे। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया हो रही है, यहाँ इस तीर के निशान के ऊपर एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, तो हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि विलोपन होगा। ठीक है, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि विलोपन होगा, और विलोपन होगा तो यहाँ से हैलोजन और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे प्रोपिल क्लोराइड, जैसे ये है प्रोपिल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन, इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। ठीक, तो क्या होगा? यहाँ पर ये हैलोजन इस कार्बन पर है तो ये तो कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा, और ये बगल वाला कार्बन हो गया बीटा। ठीक, अब क्या होगा? यहाँ से तो बाहर निकल जाएगा कौन, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा कौन? हाइड्रोजन। इधर से हाइड्रोजन, इधर से हैलोजन। समझ गए? जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हैलोजन निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3। यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ क्या बचा? H। यहाँ से हैलोजन गया तो यहाँ क्या बचा? CH2, और यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड प्लस H प्लस और Br माइनस के रूप में। अब ये H प्लस तो KOH के OH माइनस से, KOH में ये OH है, ये K प्लस है, तो OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2। यहाँ से जो H प्लस निकला है वो OH माइनस से रिएक्शन करके किस में बदल जाएगा? H2O में, और ये जो हैलोजन निकला है वो इस K प्लस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? KCl। समझ गए? यहाँ पर भी ऐसा ही, जैसे ये H प्लस निकला है तो OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ये H2O, और ये K प्लस इस Br माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? KBr। समझ में आ गई ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम। अब जैसे ये है, ठीक, अब इसको गर्म करते हैं हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। यहाँ एल्कोहल न लिख करके कोई एल्कोहल लिखा, जैसे C2H5OH प्लस KOH की जगह NaOH भी लिखा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ इसको देख करके हम समझेंगे। देखो यहाँ एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा हो कि विलोपन अभिक्रिया लिखो, या इसमें विलोपन अभिक्रिया से क्या प्रोडक्ट बनेगा, या इसका विहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ ये लिख देगा, इधर ये लिख देगा। इसको देख करके हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या होगा? विलोपन होगा।
ठीक है, और विलोपन होगा तो यहाँ से हैलोजन, ये अल्फा है, और बगल वाला कार्बन जो बीटा कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन हटा देना है हमें। तो यहाँ से हैलोजन हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या होगा, समझ गए? तो क्या प्रोडक्ट होगा, CH3CH2CH। यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से हैलोजन हट गया, तो प्रोडक्ट आ गया, ये क्या बन गई, ब्यूटीन। ठीक है, एल्कीन में और एल्किल हैलाइड में कार्बन समान होंगे। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की एल्कीन बन गई ब्यूटीन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की ही एल्कीन बन गई। समझ गए बात को? तो समझ में आ गया किस प्रकार से होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब विहाइड्रोहैलोजनीकरण के लिए अगर मान लीजिए, चलो पहले आप इसको नोट करेंगे, ठीक, इसको नोट करें आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे ये है एल्कीन है, एल्किल हैलाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या हम इसको बोल सकते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, यहां लिखा हुआ है क्या, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब इसको गर्म कर दिया हमने इसकी प्रेजेंस में, तो हम समझ जाएंगे विलोपन होगा। अब ये तो कार्बन कौन सा है, अल्फा। अब इसके बगल में ये कार्बन है बीटा, इसके बगल में ये कार्बन है, ये भी क्या है, बीटा। 2 कार्बन हो गए बीटा यहाँ पर। अल्फा के बगल में ये भी है तो ये भी बीटा हो गया, और अल्फा के बगल में ये भी है तो ये भी बीटा हो गया। 2 बीटा कार्बन हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हैलोजन तो ये निकल ही जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ से हैलोजन, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2। ठीक, यही प्रोडक्ट बनेगा। क्या नाम है इसका, 1 2 3 प्रोपीन। क्या है प्रोडक्ट का नाम, प्रोपीन। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होता है, देखो इधर से निकालेंगे, यहां से Br, यहां से हाइड्रोजन, तो भी क्या बनेगी, प्रोपीन ही बनेगी। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा, यहां से हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। अगर यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, यहां से H निकल गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ये इसका नाम क्या है, ये भी प्रोपीन ही है। 1 2 3 1 2 3 प्रोपीन ही है ना, चाहे इधर से निकाल दो चाहे इधर से निकाल लो, बनेगी प्रोपीन, क्योंकि दोनों बीटा हाइड्रोजन क्या है, समान है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन में 2 बीटा कार्बन है, तो इसमें किसी भी बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा एल्कीन है हमारे पास जिसमें 2 बीटा कार्बन है, लेकिन दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, ठीक है। अब देखो यहां पर ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा। अब ये हैलोजन, ये इसके बगल वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा, और इसके बगल वाला ये वाला भी क्या हो गया, बीटा। क्लियर? तो इसमें भी 2 बीटा कार्बन हो गए, ये भी बीटा है, ये भी बीटा। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से भी निकलने की संभावना है, हाइड्रोजन यहां से भी निकलने की संभावना है। अब देखो अगर हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो क्या बनता है, और हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो क्या बनता है, हम बना के देखते हैं। यहां पर पहले हम हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं,
यहाँ से तो निकल जाएगा हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। यही प्रोडक्ट बनेगा ना, इधर से हाइड्रोजन निकाला, इधर से हैलोजन, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, यही बनेगा। समझ में आ गया ना सबको। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, किधर से, इस वाले बीटा से, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से हैलोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बीच में, तो ये आ जाएगा। समझ गए बात को। यहाँ से हैलोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, दोनों के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का नाम तो क्या है, 1 2 3 4। एक नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे अपन ब्यूटीन या ब्यूटवनीन। और यहाँ पर 1 2, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटूइन। तो 2 तरह की एल्किन बन रही है यहाँ पर। अब कौन सी एल्किन कम होगी और कौन सी एल्किन ज़्यादा होगी, यानी किस एल्किन की मात्रा तो यहाँ पर कम है और किस एल्किन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, ये पता चलता है हमें किससे, सैद-जेफ के नियम से। कौन से नियम से पता चलता है हमें, ये सैद-जेफ का नियम हमें इसके बारे में बताता है। एल्कीन की मात्रा किसकी ज़्यादा होगी, ये पता चलेगा किस नियम से, सैद-जेफ के नियम से। अब सैद-जेफ का नियम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो सैद-जेफ का नियम क्या कहता है कि एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होती है और उसके बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, मैंने क्या कहा, एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्थायी है, और हमें पता है कि जो ज़्यादा स्थायी है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी। अब हमें कैसे पता लगेगी किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, जैसे ये है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के कार्बन है दोनों, ये भी और ये भी। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। समझ रहे हो, ठीक। तो ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए दोनों, इधर भी इधर भी। इसके बगल में ये कार्बन है, ये कौन सा हो गया, अल्फा। इसके बगल में ये कार्बन है, ये भी कौन सा हो गया, अल्फा। ठीक, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, इधर 3, और इस कार्बन पर कितने, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो कौन ज़्यादा स्थायी एल्कीन होगी, ये वाली। तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, ये वाली एल्कीन ही ज़्यादा मात्रा में बनेगी। यही सैद-जेफ का नियम है, ठीक। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में जिसको मैं समझ गया। क्या, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये अल्फा कार्बन है जहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये बात की हमने हैलो एल्केन के लिए। हैलो एल्केन में जिस कार्बन पर हैलोजन उपस्थित है वो अल्फा कार्बन है। ये ध्यान रखना बच्चों, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन बार बार आएंगे हमारे दूसरे। तो जहाँ पर जैसे ये है, जिस कार्बन पर कोई हैलोजन या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे इस कार्बन पर हैलोजन है यहाँ पर, तो ये अल्फा कार्बन है। हैलोजन की जगह कोई क्रियात्मक समूह भी हो सकता है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन या क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़े होते हैं, या मैंने यहाँ लिख दिया जेड से व्यक्त कर दिया, ये हैलोजन भी हो सकता है, ये कोई क्रियात्मक समूह भी हो सकता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन भी हो सकते हैं। तो उस कार्बन को कहेंगे हम अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर ये जुड़े होते हैं। और उसके बगल में आ जाता है फिर बीटा कार्बन। समझ में आ गई ना बात। मैंने क्या कहा, जिस कार्बन पर हैलोजन है वो अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो भी अल्फा कार्बन है, और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ है वो भी अल्फा कार्बन है। ठीक, तो इस कार्बन पर डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है,
इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये हो गया कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, और ये कार्बन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन। अगर इसकी जगह कोई क्रियात्मक समूह होता, इस कार्बन जुड़ा होता, तो भी अल्फा कार्बन होता। इसकी जगह कोई हैलोजन होता तो भी कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन। ठीक, जिस कार्बन पर हैलोजन या कोई क्रियात्मक समूह या द्विबंधित कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो अल्फा कार्बन है। क्लियर? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। इधर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन इस पे जुड़ा हुआ है तो ये भी अल्फा हो गया। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और सेजेफ का नियम क्या कहता है कि एल्कीन, जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो एल्कीन ज़्यादा स्थायी है, अर्थात उसके बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अब इन दोनों में ज़्यादा स्थायी एल्कीन पता लग गई आपको। यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्थायी है, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगी, ये कम मात्रा में बनेगी। क्लियर? तो ये अधिक मात्रा में लगभग 80% मात्रा होगी इसकी, ये कम मात्रा में, ये लगभग 20% मात्रा में। समझ में आ गया सेजेफ का नियम? और एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम, इनको नोट करेंगे आप अपने नोटबुक में। नेक्स्ट, ठीक है, अल्कोहलिक एवज के साथ इसको गर्म करते हैं। अब पहले प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे ये बताओ पहले तो। ये कौन सा कार्बन है? ये CH आएगा, ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया बीटा, यही बात है। अब प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये CH2, ठीक, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ आ गया CH3, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ से हैलोजन गया, ये आ गया CH3। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये बीटा है ना, तो CH3 CH2 CH CH3, फिर CH, यहाँ से हैलोजन गए, डबल बॉन्ड CH2, यही बन जाएगा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट। अब बताओ इसमें ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा? सेजेफ के नियम के अकॉर्डिंग कौन बनेगा? ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए दोनों, ये भी ये भी। अब इस कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये भी जुड़ा, ये भी अल्फा, इधर ये भी जुड़ा हुआ, ये भी अल्फा। इसमें देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन। ठीक, अब बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? अल्फा कार्बन तो ये 3 हो गए, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3 5 और 3 8, जबकि यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? केवल यही है, एक ही है। तो ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? इसकी होगी, इस पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह हम पता लगा लेंगे कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा मात्रा में है। लगा सकते हैं ना पता? और देखते हैं एग्जाम्पल, नोट करो इसको। अब देखो विलोपन अभिक्रिया के लिए कौन से हैलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी? कौन से हैलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, इसका पता भी हम लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक तो है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड,
ठीक है, ये 3 एल्किन हो गए, ये तो हो गया 3 डिग्री एल्किन, और ये हो गया 2 डिग्री एल्किन, और ये हो गया 1 डिग्री एल्किन, है ना। ये हैलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया कौन सा कार्बन, 3 डिग्री, तो इसलिए ये कौन सा हो गया 3 डिग्री एल्किन। ये हैलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन हो गया कौन सा 2 डिग्री। ये हैलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, अब इनमें विलोपन अभिक्रिया होगी, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे अपन इसको, तो यहाँ से जाएगा हैलोजन, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ आ गया CH2। समझ में आ गई बात। देखो ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो बीटा ये भी है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा। हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो भी यही एल्किन बनेगी, और हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे ना तो भी यही एल्किन बनेगी, सेम एल्किन आएगी। अब देखो इसको गर्म करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, चाहे यहाँ से हटा दो चाहे यहाँ से, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा ना प्रोडक्ट। देखो अब देखो इस को गर्म करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन, ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गई बात। कौन सी हैलो एल्केन से कौन सी एल्किन प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो इनमें ज़्यादा स्थायी एल्किन कौन सी है, इससे ये वाली एल्किन बन रही है, यहाँ ये बन रही है, यहाँ इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी एल्किन कौन सी है। एल्किन का स्थायित्व का पता कैसे चलता है हमें, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या से। अब सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए दोनों। अब इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 तो, और 3 हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, 3 और 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 6। इसी तरह ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है अल्फा, और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ द्विबंधित कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कितने हैं 0 है। समझ में आ गई बात, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है ना, इसका मतलब वो एल्किन सबसे ज़्यादा स्थायी, इसका मतलब ये एल्किन सबसे ज़्यादा स्थायी है। ठीक, ये एल्किन सबसे ज़्यादा स्थायी है, इसका मतलब इस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है क्योंकि इससे ज़्यादा स्थायी एल्किन बन रही है। इसी तरह ये एल्किन इसकी तुलना में ज़्यादा स्थायी है, इससे तो ज़्यादा स्थायी है, इसका मतलब ये एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता इससे ज़्यादा है। और यहाँ ये एल्किन सबसे कम स्थायी है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है ही नहीं, इसका मतलब ये एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होगा। समझ में आ गई बात। तो सब ज़्यादा क्रियाशीलता की बात करें तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री एल्किल, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये ध्यान रखें। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब इसको पता हम आसानी से लगा सकते हैं। देखो मैंने बताया कि उनसे बनने वाला एल्किन अगर ज़्यादा स्थायी है तो क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्थायी एल्किन बनेगा एल्किल हैलाइड क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी। और एल्किन कौन सा ज़्यादा स्थायी है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए कार्बन देखेंगे, हम द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए कार्बन की बात करेंगे और उन कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं उसकी बात करेंगे। ठीक, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, और वहाँ पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, जिनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी एल्किन उतनी ज़्यादा स्थायी होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात।
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, कन्फ्यूजन को हटाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि आप क्या होने वाला है, आप ये कहेंगे सर यहाँ तो अल्फा कार्बन है, ये यहाँ अल्फा हो गया, ये कन्फ्यूजन है ना थोड़ा सा आपके दिमाग में, वो मैंने दूर किया। मैंने बताया ना यहाँ हैलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अल्फा कार्बन ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हैलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए ये अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ द्विबंधित कार्बन इससे जुड़ा हुआ है इसलिए ये अल्फा कार्बन हो गया। इसी प्रकार ये अल्फा कार्बन है इसमें, क्योंकि हैलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ द्विबंधित कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ इसलिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ अल्फा कार्बन है ही नहीं। ठीक, तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर करेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई विहाइड्रो हैलोजनीकरण विलोपन अभिक्रिया किसमें, हैलो एल्केन में। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट करें फिर इसके आगे की बात हम करेंगे। अब देखो हमने ये अभिक्रिया देखी थी CH3CH2Br, यहां लिखा हुआ है KOH और यहां लिखा हुआ है जलीय KOH, जलीय का मतलब एक्वस KOH। ठीक, और अभी हमने ये अभिक्रिया देखी, यहां लिखा हुआ है क्या, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं में यहां पर भी एथिल ब्रोमाइड, यहां पर भी एथिल ब्रोमाइड, हैलो एल्केन दोनों सेम है। यहां पर लिखा हुआ है जलीय KOH, यहां पर लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH। इधर भी KOH है इधर भी KOH है, लेकिन यहां जलीय है यहां एल्कोहलिक KOH। ठीक है, लेकिन देखो अब यहां प्रोडक्ट की बात करें, जब जलीय KOH होता है, एक्वस KOH यानी जल के अंदर KOH को घोला गया, तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। क्या बना यहां पर, एल्कोहल बना। जब जलीय KOH होता है तो एल्किल हैलाइड से हमें प्राप्त होता है एल्कोहल, लेकिन जब एल्कोहलिक KOH होता है तो एल्किल हैलाइड से क्या प्राप्त होगा हमें, एल्कीन। यहाँ से हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन का विलोपन होगा। ठीक, यहाँ तो हो रही है कौन सी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, हैलोजन का प्रतिस्थापन, किससे, OH माइनस से। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो ये तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जब जलीय KOH होता है तो यहाँ पर OH माइनस नाभिक स्नेही के समान कार्य करता है और ये यहाँ से हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, एल्कोहल। याद है ना सबको, ये ध्यान रखेंगे इन दोनों अभिक्रियाओं में डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH होने पर यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, विलोपन होगा, क्योंकि KOH ने क्या, KOH किस में सॉल्यूशन बनाया गया इसका, एल्कोहल में। इसको इस तरह याद रखेंगे कि KOH ने एल्कोहल पी लिया, एल्कोहल जैसे एथिल एल्कोहल, शराब क्या होती है, एल्कोहल ही होती है। तो इसने यहाँ एल्कोहल यानी शराब पी ली, और शराब पीने के बाद क्या करेंगे, तोड़फोड़ ही तो करते हैं शराब पीने वाले, क्या करते हैं, तोड़फोड़। तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है। क्या तोड़फोड़ कर रहा है, विलोपन कर रहा है। यहाँ से हैलोजन को तोड़ दिया, यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ दिया, क्या बना दी, एल्कीन। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH होगा तो विलोपन होगा, तोड़फोड़ होगी, और तोड़फोड़ होगी तो क्या बनेगी, एल्कीन। लेकिन जलीय KOH होगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो एल्कोहलिक KOH होता है ना तो बड़े आकार का बेस बन जाता है, क्योंकि एल्कोहल KOH से क्रिया करके क्षार बनाता है और क्षार बड़े आकार का बन जाता है, बल्कि क्षार बन जाता है, बड़े आकार का क्षार बन जाता है। और बड़े आकार का क्षार बनने के कारण वह इस पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं कर पाता, इसलिए क्या करता है वो, यहाँ से हाइड्रोजन को खींच करके और कौन सी अभिक्रिया देता है, विलोपन अभिक्रिया देता है। समझ में आ गई बात।
मैंने क्या कहा कि एल्कोहलिक KOH जब होता है ना तो बेस बनता है, बल्कि बेस का मतलब बड़े आकार का बेस बनता है, बड़े आकार का क्षार बनता है, और बड़े आकार का क्षार बनने के कारण वह बीटा हाइड्रोजन को क्या कर देता है, खींच करके हटा लेता है और विलोपन अभिक्रिया देता है। यहाँ पर वो प्रतिस्थापन नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, जब भी हैलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो हैलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, कौन सी एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, अगर दो या दो से ज़्यादा एल्कीन बन रही है तो जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये कौन सा नियम कहलाता है, सेजेफ का नियम कहलाता है। अब मैंने कहा कि जलीय KOH है तो बनता है अल्कोहल, तो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एल्कोहलिक KOH होता है तो बनती है एल्कीन, यहाँ होती है विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो सरल टॉपिक, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैनल पर जो नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को लाइक भी करना है और चैनल को शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।